माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। आदि आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई, जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन एक सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग कर सरल भी बनाया गया। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां पर काम किया गया है। मान्यवर, जो प्रावधान हटाए गए, विशेषकर राष्ट्रमंडल देशों की जगह निर्दिष्ट देश रखा है। किसी भी देश के नागरिक के रूप में इसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, वो धारा 33 में हम लेकर आए हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में एक से अधिक बार उल्लंघन पर दोहरी सजा थी, अब इसको हमने बदला है और विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए बढ़े हुए वित्तीय दंड को कंपाउंडिंग का प्रावधान भी हमने मान्यवर किया है। अप्रवास एवं विदेशी विषयक विधेयक में मौजूदा कानूनों का एकीकरण और सरलीकरण किया है और उसको बहुत स्टडी के बाद समेकित, संक्षिप्त, सरल और ठोस बनाने का काम किया है। 4 कानूनों में कुल मिलाकर 45 धाराएं थी, अब इस विधेयक में 36 धाराएं रहेगी, 26 पुरानी और 10 नई। 36 धाराओं के अंदर ही हमारा प्रवासन का ये पूरा लेखा जोखा मान्यवर दिया जाएगा। मान्यवर, मैं जब सदस्यों के जवाब दूंगा तब बहुत सारी धाराओं के बारे में बात आ जाएगा। इसमें मैं विशेष कहना नहीं चाहता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है, कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं है। मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो
अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसकी व्याख्या धारा 5 में की है। धारा 6 में विदेशियों के पंजीकरण की बात की गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और हॉस्पिटलों का जिम्मेदारी धारा 9 और 10 में तय की है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए? हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशन है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब हमने उसको कानूनी बनाया है क्योंकि हम में हिम्मत है रोकने की। मान्यवर, धारा 18 जुर्माने का भुगतान करने के लिए वाहक का दायित्व तय किया है। 25 में अपराधों का कंपाउंडिंग किया है और धारा 23 और 24 इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के लिए उल्लंघन के लिए जुर्माना और जेल की व्यवस्था इसके अंदर मान्यवर की गई है। धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति भारत सरकार को दी है। धारा 15 राष्ट्रीयता का निर्धारण, ये शीर्षक हटाने का काम हमने किया है। धारा 7 बायोमेट्रिक जानकारी लेने को कानूनी बनाया गया है और एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया है। मान्यवर, वीजा की प्रक्रिया बहुत पुरानी है और ये हम जो सुधार लेकर आए हैं वो कोई नए नहीं है। 2010 में 5 देशों के नागरिकों को पर्यटन वीजा ऑनलाइन देने की शुरुआत हुई। 2010 से 14 के बीच में 7 देशों को बढ़ाया गया और अब ये सुविधा 169 देशों तक हमने की दी है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप टूरिज्म बढ़ाइए। मगर रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना कि वो विदेश से इस देश में इतने समय के लिए आए हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इस देश का नागरिक नहीं बन सकता है। इसको रोकना पड़ेगा। आपके समय में सिर्फ 10 देशों तक था, उसको हमने 169 देशों तक पहुंचाने का था। मान्यवर, 31 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 6 प्रमुख बंदरगाहों अराइवल ऑन वीजा देने का काम हमने किया है और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी। ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा? तो जो सरकार होगी ये तय करेगा। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे।